हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर थर्ड पढ़ना है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि सीबीएसई की तरफ से बहुत ही बड़ी नोटिस आई है, जो जिसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। वीडियो मैंने बना करके अपलोड किया है, तो आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वो नोटिस है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो वर्ड है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन ए प्रोसेस in which an organism reproduce as like own individual ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही तरह नए बच्चे को क्या करता है, जन्म दे देता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप की होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए हमने इन सब के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के बारे में हमने ये सब कुछ डिटेल स्टडी कर ली है। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेन हमें अब स्टडी करना है रिप्रोडक्शन किसमें, ह्यूमंस में। और ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन इन द सेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए मेल गैमेट भी होता है और फीमेल गैमेट भी होता है। तो देखिए फीमेल गैमेट जो होता है उसे हम कहते हैं ओवा या फिर एग। ठीक है, अगर हम बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, मेन हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल स्टडी करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमें अब स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखिए, स्ट्रक्चर बायोलॉजी में थोड़ा सा टफ जरूर होता है। ठीक है, पर आपने जब बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया है, एज सब्जेक्ट आपने जब बायोलॉजी चूज किया है, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे इतने इजी वे में स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, अगर आप लोग भी वैसे मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे तो आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्स जो हैं, डायग्राम्स इजी टू लर्न एंड इजी टू ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करते रहिए, कॉपी पेन लेकर के आप लोग साथ में बैठा करिए। ठीक है, चलिए हम बना लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम। बहुत कुछ ज्यादा टफ होता नहीं है इसमें। ठीक है, बस स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो एक बारी के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। टफ है पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी है इसको ड्रॉ करना, बस आपको स्टेप्स इसके पते होने चाहिए। कुछ ऐसे पहले आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इतना जब ड्रॉ हो जाता है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना है, एंड देन हमें यहाँ पे बनाना है एक वी शेप में कॉलम। ठीक है, और उस वी शेप कॉलम हम जो है एक
एंड यहाँ पे ये पैक। ठीक है, यहीं से एक और निकलते हुए आएगा जिससे कि पाइप इसकी टोटली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बहुत हार्ड डायग्राम था तो नहीं, बहुत ही क्या था, इजी था। अब सेम वैसे ही हमें इधर से भी लेके आना है, एक स्ट्रक्चर लेके आना है, थोड़ा सा जिगजैग लाइन में इधर वाला होना है, और ये जिगजैग आते हुए यहाँ से कॉमा शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉमा शेप स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। इधर से हम वही सेम ट्यूब लेके आएंगे ताकि ये ट्यूब जो है वो क्या हो सके, कंप्लीट स्ट्रक्चर अपने शो कर सके, एंड देन हम इसे ले आके यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसे छोड़ देना है, एंड देन हम इसमें से निकालेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड देन इन सब को हम एक साथ कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके ट्यूब यहाँ से निकालती है जो कि कुछ इस प्रकार आकर के यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें एक छोटा सा और भी रह गया है, वो है देखिए यहाँ से भी ना एक ट्यूब निकलेगी, तो यहाँ हमें इसे इरेज करना है। यहाँ से ट्यूब ऐसे आई, ठीक है, ये भी एक ट्यूब है। मैं अभी सबकी नेमिंग करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि ये कौन सी ट्यूब है, क्या काम है इनका, डिटेल स्टडी करना है। लेकिन हाँ, आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए क्योंकि डायग्राम देर तक बोर्ड पे नहीं रहेगा। इसको मैं इरेज करूंगी और सभी पार्ट्स के फंक्शंस को डिटेल में नोट भी करूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसे मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्रॉ हो गया। ये जो पार्ट है ये है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे होता है सेमिनल वेसाइकल, ये है प्रोस्टेट बल्बो urethral gland. This one is urethra, here is the presence of testes. This lining is known as foreskin. Okay, this one is glans, पेनिस, या फिर आप इसे नॉर्मली पेनिस भी कह सकते हैं। This one is testicular lobules. Here is the presence of rib testis. This one is vasa efferentia. देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो लाइनिंग है पाइप लाइन स्ट्रक्चर, ये वासा efferentia, लेकिन सर्कल टाइप स्ट्रक्चर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, and this one is the presence of epididymis. This one is vas deferens, and here is the presence of ureter. Okay, so this is the structure of male reproductive organ. Okay, आप लोग इसे ड्रॉ कर लिए होंगे आई होप। तो चलिए हम इसके एक एक ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में क्या करता है ना एग्जामिनर, देखिए एग्जाम में क्या जाता है, क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं कि डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, describe all the parts with the help of diagram about male reproductive organ, either female reproductive organ. ठीक है, या तो आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्क्राइब करिए या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्क्राइब करिए। तो थोड़ा सा इस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इनफैक्ट हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने से, डायग्राम में ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी
नेमिंग भी करनी पड़ती है, नेमिंग पे ही तो मार्क्स मिलेंगे। ऐसे आप अगर डायग्राम बना देंगे तो क्या गारंटी, मतलब क्या ही इसकी आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि क्या इस कैसा डायग्राम है, ठीक है। तो हमें नेमिंग करनी पड़ती है, नेमिंग पे मार्क्स अच्छे खासे, नेमिंग पे जो मार्क्स होते हैं ना वो अच्छे खासे गेन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी नेमिंग पूरे डायग्राम की इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर ज्यादा है, ठीक है, पर हाँ नेमिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ड्रॉ कर लिए होंगे, चलिए हम इसके एक पार्ट को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ओके, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक जो स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है। टेस्टिस देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो मेल बॉडी में क्या होता है, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। क्यों आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, देखिए हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। जो टेस्टिस होता है ना, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, ये आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी क्यों प्रेजेंट रहता है, इसके पीछे की रीजन क्या है। तो ड्यू टू किस चीज की प्रोसेस के लिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। और इस प्रोसेस के लिए मेल बॉडी से बिलो 2.5 टू 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। किस चीज के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ sperm is known as process of spermatogenesis, ओके, इतना क्लियर हुआ। टेस्टिस जो होता है वो बाउंड होता है, बाउंडेड बाई स्पेशल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाई स्पेशल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेक्रोटम, सेक्रोटम सेक, ओके। इसकी जो लेंथ होती है ना टेस्टिस की, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें वेट ऑफ टेस्टिस की, तो टेस्टिस का वेट 10 टू 15 ग्राम होता है। कलर तो पिंकिश इन कलर, हल्का सा पिंक टाइप का कलर होता है किसका, टेस्टिस का। जब हम लोग सेजाइटल सेक्शन लेते हैं किसका, टेस्टिस का, सेजाइटल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, तो ये बाउंड होता है किससे, बाउंडेड बाय टेस्टिक्युलर, व्हाट, टेस्टिक्युलर कैप्सूल, टेस्टिक्युलर कैप्सूल। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। टेस्टिस की जो आउटर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सॉरी, टेस्टिकुलर कैप्सूल की जो आउटर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया में 200 से 200 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल किसमें प्रेजेंट रहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में। और इन सभी लोब्यूल में 2 टू
टू थ्री हाईली क्वाइल्ड, 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड क्या सेमिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी में कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसी में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। और हाँ, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में एक लीडिंग सेल प्रेजेंट रहता है, लीडिंग सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल हार्मोन बनाने के लिए, ठीक है। मेल हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में प्रेजेंट लीडिंग सेल, ठीक है, जो कि मेल हार्मोन को सिक्रेट करता है। मेल हार्मोन का नाम क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, इसके आगे का बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। मेल हार्मोन को ये क्या करता है, मैंने यहाँ लिखा कि मेल हार्मोन, तो ये मेल हार्मोन को सिक्रेट करता है। वो मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन किसकी हेल्प से, कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो हेल्प करता है मेल हार्मोन को सिक्रेट होने में, तो वो है ISH हार्मोन, ठीक है। ISH हार्मोन हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट होने में। ISH का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब हमें समझना है सेमिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हो गया सेमिफेरस ट्यूब्यूल, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जो कि रिस्पांसिबल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। तो आखिर ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल है क्या, तो हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो चलिए हम सेमिफेरस ट्यूब्यूल को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। टेस्टिस क्लियर हो गया। अब देखिए सेमिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो एक टाइप का सपोर्टिंग सेल होता है, ठीक है, जो कि एक ऐसा सपोर्टिंग सेल होता है जो कि प्रोटीनस हार्मोन सीक्रेट करता है। प्रोटीनस हार्मोन ऐसा हार्मोन जो कि किसका क्या कैरी किया जाता है, प्रोटीन। और ये हार्मोन किस चीज में हेल्प करता है, तो हेल्प इन दी गिव नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है। इतना क्लियर है। देखिए सेमिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो एक टाइप का सपोर्टिंग सेल होता है जो सीक्रेट करता है प्रोटीनस हार्मोन को, जो कि हेल्प करता है और मतलब न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट देता है किसको, डेवलपिंग स्पर्म को। सेमिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म की सिंथेसिस होती है, ठीक है। सिंथेसिस कहाँ होती है स्पर्म की, तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल में is going on, ओके। कब होती है, तो एट प्यूबर्टी स्टेज। क्यों प्यूबर्टी स्टेज में होने लगती है, ये भी तो क्वेश्चन है कि प्यूबर्टी स्टेज में क्यों होने लगती है, तो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में बनने लगता है, इसलिए टेस्टिस जो है वो स्पर्म की सिंथेसिस करने लगता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है वास डिफरेंशिया के बारे में। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल क्लियर हुआ। अब थर्ड पार्ट आता है। देखिए हमें इसके सारे पार्ट से पहले डिटेल स्टडी करना है। तो हमने टेस्टिस और सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है वासा डिफरेंशिया के बारे में। वासा डिफरेंशिया क्या है, ये थिन ट्यूब होती है,
इसमें सिर्फ क्या होता है, स्पर्म जो है, स्पर्म इज कैरी ऑन, इसमें सिर्फ स्पर्म रहता है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका बस वर्क इतना ही है। अब नेक्स्ट आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए ये थिक होती है, वास डिफरेंस के कंपैरिजन में वास डिफरेंस जो होती है वो थिक होती है। और इसमें क्या होता है, कैरियर ऑफ स्पर्म, यानी कि इसमें स्पर्म जो है वो देर तक कलेक्ट रह सकता है, ठीक है। इसमें स्पर्म रहता है, ठीक है, लेकिन देर तक नहीं रह सकता। लेकिन वही अगर डिफरेंस की बात करें, वास डिफरेंस की, तो यहाँ स्पर्म जो है वो काफी टाइम तक कैरी रह सकता है। और वो पॉइंट जहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टार मार्क पॉइंट है जो कि आप लोग नोट कर लीजिए। वो पॉइंट जहाँ पे वासा इफरेंस जो है किससे जाकर के जुड़ जाता है, वासा डिफरेंस से, इस पॉइंट को हम कहते हैं इजेक्टा क्लोरिडल। ओके, एक ऐसा पॉइंट जहां पे वासा डिफरेंस जो है वो वासा डिफरेंस से जाकर के जुड़ जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इजेक्टा क्लोरिडल, ठीक है। अब हम इक्विडिडाइमस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट है इक्विडिडाइमस। तो इक्विडिडाइमस के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज इक्विडिडाइमस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इक्विडिडाइमस कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉमा शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ड्रॉ करते समय बताया था कॉमा शेप का आप लोगों को ड्रॉ करना है, लेकिन कैसा, अपोजिट, मतलब थोड़ा सा अपोजिट साइड कॉमा, ठीक है। कॉमा शेप का स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो लेंथ होती है, अगर हम बात करें इक्विडिडाइमस की लेंथ की, तो ये 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, 4 सेंटीमीटर डायमीटर। ये कवर करता है किसको, कवर करता है टेस्टिस को, कौन से साइड में, पोस्टेरियर साइड में, ठीक है। पोस्टेरियर साइड से किसको कवर करके रखता है, एपिडिडाइमिस टेस्टिस को। एपिडिडाइमिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है हेड, सेकंड होता है मिडिल पीस, और थर्ड होता है टेल। हेड को हम कहते हैं कॉर्पट, मिडिल पीस को कॉर्पस, और टेल को काउडा। ओके, इस स्ट्रक्चर में एपिडिडाइमिस में क्या होता है कि स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मैच्योर हो जाता है और मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमें स्टडी करना है यूरेथ्रा के बारे में। एपिडिडाइमिस में खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ये 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है, तो एक्सक्रीट करने के लिए, किसको एक्सक्रीट, यूरिन को, ठीक है। इतना क्लियर है कि यूरेथ्रा जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, पोस्टेड ग्लैंड। पोस्टेड ग्लैंड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है,
चेस्टनट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चेस्टनट लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? प्रोस्टेट का होता है। और ये नेचर इसका कैसा होता है? तो एसिडिक होता है। इसकी वजह से ये स्पर्म कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें स्टडी करना है सेमिनल वेसिकल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है सेमिनल वेसिकल। तो चलिए अब समझ लेते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में। ओके, सेमिनल वेसिकल ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। प्रोस्टिग्लैंड का नेचर कैसा था? एसिडिक। और वही सेमिनल वेसिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिक। देखिए इसमें क्या होता है कि जब स्पर्म आता है तो किस कलर का हो जाता है? स्लाइटली येलोइश कलर का, यानी कि हल्का पीला कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सेमिनो ज़ैलिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है एंड फ्रक्टोज भी प्रेजेंट रहता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए फ्रक्टोज क्या होता है। क्लास 11 में मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, कि फ्रक्टोज क्या होता है। तो आप लोग बताइए फ्रक्टोज क्या है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री स्टडी कर रखी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रक्टोज क्या है, ठीक है। फ्रक्टोज देखिए सेमिनोजाइलिन किस चीज में हेल्प करता है? सेमिनोजाइलिन हेल्प करता है स्पर्म को येलो बनाने में, ठीक है, यानी कि हल्का सा येलोइश टाइप का रखने में। और वही अगर बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज किस चीज में हेल्प करता है? फ्रक्टोज जो है ये क्या करता है? गिव एनर्जी टू स्पर्म को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए, ठीक है। और देखिए अब बात आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। सेमिनल वेसिकल समझ में आया। अब हम समझ लेते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसका जो नेचर होता है ना वो बेसिक होता है, ठीक है। इसमें हेल्प किसमें करती है? तो हेल्प इन रिमूविंग द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। वेजाइना की एसिडिटी रिमूव करने में हेल्प कौन करती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प करती है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लास्ट पार्ट है पेनिस। तो पेनिस कैसा ऑर्गन होता है? तो पेनिस जो होता है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 10 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। 10 to 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट बस पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ नीट वगैरह में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें में भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, केस स्टडी टाइप का है, ठीक है। देखिए एक डिजीज हो जाती है मेल्स के अंदर। जब मेल की एज 40 to 45 होती है ना, तो सभी मेल के अंदर नहीं, कुछ मेल के अंदर एक डिजीज हो जाती है। डिजीज में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड वो इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज इन साइज में इंक्रीज कर जाती है। और जैसे ही वो इंक्रीज करती है वो ओवरलैप कर जाती है। ओवरलैप किसको करेगी? ओवरलैप दी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को ओवरलैप कर जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम किसमें होती है? तो प्रॉब्लम इन यूरिन सिक्रेशन। यूरिन के सिक्रेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से पेन भी कॉज होने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो इसका मेडिकल चेकअप के थ्रू, मतलब
सीन के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ना कि इसका हमें सर्जरी कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिजीज फीमेल्स के अंदर नहीं होती है, ये डिजीज सिर्फ किसके अंदर होती है, मेल के अंदर होती है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिनिश हो गया, अब हमें स्टडी करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और शेयर करिए इसे अपने कांटेक्ट में, जो भी आपके कांटेक्ट में क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देख करके और उसे छोड़ देते हैं तो ये दिस इज नॉट मोर देन इनफ, ओके। तो इसे आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, सपोर्ट शो करिए, और वीडियो तो आते ही रहेंगे एज ऑलवेज, ओके। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फीमेल reproductive system। सबसे पहले इसका भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो कि आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए, जिससे कि आप लोगों के लिए इजी टू ड्रॉ एंड इजी टू लर्न हो सके, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम में जैसे कि मैंने बताया पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ड्रॉ करते रहिए, ताकि अगर एग्जाम में पूछता भी है तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत फेस करनी ना पड़े, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंपैरिजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, इजी है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो डिटेल क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो इजी है स्टडी करना और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्ड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सो दिस वन इज uterus, this one is isthmus, ampulla, and here is the presence of infundibulum, okay, and these all three are collectively known as fallopian tube. This one is ovary and this one is fimbriae. Here is cervix, this is cervical canal, and here is the presence of vagina. This one is endometrium wall, endometrium wall. Middle one is mesometrium and outer one is perimetrium, okay. So this is the structure of female reproductive organ. Now we have to discuss about all the parts of female reproductive organ, and I hope you all should draw this structure, okay. So let's discuss about female reproductive organ, okay. First we have to study about ovary and then uterus and all the parts, okay. Ovary,
ये 8 mm ठीक होती है, ठीक, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। शेप कैसा होता है, तो शेप की बात करें तो बैलून शेप की होती है। कलर कैसा होता है, तो पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। ओवरी जो होती है वो अटैच होती है किससे, अटैच टू यूटेरस बाय ओविडक्ट। ओविडक्ट के थ्रू ये यूटेरस से अटैच रहती है, ठीक है। अगर हम इसके सेजाइटल सेक्शन लें ओवरी का, जैसे हमने टेस्टिस का सेजाइटल सेक्शन लिया था, वैसे ही अगर हम ओवरी का सेजाइटल सेक्शन लें तो ये बाउंडेड होती है, बाउंडेड बाय ओवेरियन कैप्सूल। ये बाउंडेड किससे होती है, ओवेरियन कैप्सूल से, जिसकी आउटर लेयर जो होती है, ओवेरियन कैप्सूल की आउटर लेयर, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। मिडिल लेयर क्या होती है, जर्मिनल इपिथेलियम, और इनर लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, ट्यूनिका वेजाइनोसिस। ओके, इतना क्लियर है। ओवरी में कौन सी प्रोसेस होती है, तो ओवरी में होती है oogenesis की प्रोसेस। देखिए थोड़ा सा एक चीज को मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करिएगा। मेल में क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एट द प्यूबर्टी स्टेज, तो वो लाइफ टाइम चलती है, ठीक है, लाइफ टाइम चलती है, लाइफ टाइम स्पर्म का सिक्रेशन होता है। लेकिन वही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो oogenesis की प्रोसेस होती है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा एग फॉर्मेशन जब होता है तो ये oogenesis कैसी प्रोसेस होती है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो आप क्या कहेंगे, क्या मतलब कैसे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, कैसे, देखिए जब कोई फीमेल जो है मतलब फीमेल बेबी है, ठीक है, वो अपने मदर के ओम में एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, कितने महीने की होती है अपने मदर के ओम में, 3 से 4 महीने की। तो उनके अंदर 400 लाख oogonia बन जाते हैं। जो फीमेल बेबी होती है जो अपने मदर के ओम में 3 to 4 मंथ के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही होती है, उसके अंदर 400 लाख oogonia डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। उन 400 लाख oogonia में से ज्यादातर oogonia जो होते हैं क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। 400 लाख oogonia में से ज्यादातर oogonia जो होते हैं ना वो डीजेनरेट कर जाते हैं, और डीजेनरेट करने के बाद कब डीजेनरेट करते हैं, तो जब उस फीमेल का बर्थ हो रहा होता है, तो जब उस गर्ल चाइल्ड का जब जन्म हो रहा होता है, तो जन्म के समय पे ही उसके 4 लाख oogonia में से सारे oogonia डीजेनरेट कर जाते हैं, और सिर्फ कितने oogonia उसके पास बचते हैं, तो 400 oogonia ही बचते हैं, ठीक है। 400 लाख oogonia डीजेनरेट किए और बचे कितने, ओनली एंड ओनली 400 oogonia उसकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। सिर्फ 400 oogonia बचते हैं उसकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए, और oogonia ही डेवलप करते हैं एग में, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, तो फीमेल हार्मोन जो होता है वो होता है, फीमेल हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये होता है ऑस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये दोनों कौन से हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें समझना है ओविडक्ट के बारे में। ओवरी क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ओविडक्ट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ओविडक्ट। नाउ द टॉपिक इज ओविडक्ट। देखिए, हम ओवरी की बात करें तो ओवरी कितने पेयर थी? ओवरी 2 पेयर थी। लेकिन वहीं अगर हम ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट जो होता है कितने पेयर होता है? 1 पेयर होता है। देखिए, ओविडक्ट हम किसको कह रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब, जो स्टमस है, एम्पुला, इनफंडिबुलम, इन सबको जो कलेक्टिवली हम फैलोपियन ट्यूब कह रहे थे, उसे ही हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है। और कैसा होता है? स्लाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कितने पार्ट में डिस्क्राइब होता है? तो ये 3 पार्ट में डिस्क्राइब होता है। कौन कौन सा? स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। और देखिए, फर्टिलाइजेशन आप लोगों को इतना बता देते हैं कि ओविडक्ट में होता है, लेकिन ओविडक्ट में कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम देने बैठे हैं, ठीक है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है, ओविडक्ट में होता है, या फिर वेजाइना में होता है, या फिर सर्विक्स में होता है। तो आप सिंपल सी बात है, किसको मार्क करेंगे? ओविडक्ट को मार्क करेंगे। ओविडक्ट का फैलोपियन ट्यूब को मार्क करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन मैनेजर ये पूछ देता है कि वेयर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, और ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन ए है ओवरी, ऑप्शन बी है यूटेरस, ऑप्शन सी है ओविडक्ट और ऑप्शन डी है एम्प्यूला। तो बताइए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है? एम्प्यूला में होता है। आपको उस समय ओविडक्ट को नहीं बल्कि एम्प्यूला को मार्क करना है, क्योंकि हाँ जी, ओविडक्ट में तो फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन मेन उसके पार्ट एम्प्यूला में होता है ना, तो इसलिए हमें मार्क किसे करना है? एम्प्यूला को, ठीक है। अब सुनिए, अब हमें समझना है यूटेरस। यूटेरस को हम लोग क्या कहते हैं? ओम भी कहते हैं। यही पे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूटेरस, जिसे हम ओम भी कहते हैं, मदर ओम, ठीक है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो सिंगल स्ट्रक्चर, यानी 1 पेयर होता है। ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर थिक और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, ओके। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोन शेप का होता है। इसी स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप करता है और एक नए बच्चे के रूप में जन्म लेता है। अब आता है लास्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। किसका? फीमेल्स का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। यहीं से मेल जो है अपने पेनिस के थ्रू क्या करते हैं? स्पर्म को एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। इतना क्लियर हुआ। अब आप पूछेंगे सर्विक्स तो हमने बताया ही नहीं, सर्विक्स का क्या रोल है? तो देखिए, जब फीमेल जो है वो एक बर्थ दे रही होती है किसी चाइल्ड को, देखिए जब फीमेल जो है बर्थ दे रही होती है चाइल्ड को, तो उस टाइम पे बर्थ किसके थ्रू होगा? वेजाइना के थ्रू। मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था यूटेरस का, फिर यहाँ से ऐसे एंड यहाँ से ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर था। ये जो यूटेरस है इसकी लाइनिंग क्या होगी? ब्रेक कर जाएगी। यहाँ से बेबी का जन्म होना स्टार्ट हो जाएगा, एक नए बच्चे का जन्म होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स क्या होगा? ब्रोडर होना शुरू होगा, ठीक है।
ताकि जितना हो सके, जितनी जरूरत है उतना ये चौड़ा होगा और चौड़ा होकर के एक बच्चे का जन्म होगा। सर्विक्स का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि ये रबड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक नए यंग वन को जन्म देने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियर हो गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक और पार्ट को जिसे हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड क्या होती है इसे हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अब हमें स्टडी करना है मैमरी ग्लैंड के बारे में। तो मैमरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके? क्योंकि इस पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि बहुत ही ब्रॉड टॉपिक था, ये डिस्कस हो गया है। ये मोर देन इनफ है हमारे इस वीडियो के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे मैमरी ग्लैंड, ओके? एंड देन गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस टू टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। एंड देन मेल गैमेट स्पर्म के बारे में और फीमेल गैमेट एग के बारे में। एंड देन लास्ट टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो के बारे में, और एम्ब्रियो के बारे में पार्चुरेशन यानी कि लैक्टेशन, एक नए बच्चे का जन्म। ठीक है, तो ये टोटल हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके? तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं फिर से ये बात कह रही हूँ, अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, ओके? थैंक यू।